Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। लगान संग्राम में जमींदार मध्यस्थों की भूमिका। देखिए, ये जो है लगान संग्राम में जमींदारों की क्या भूमिका थी। अब सोच रहे होंगे कि भूमिका किसके अंतर्गत है, जमींदार और जो संग्रह। तो ये सारे के सारे जो है मध्यकालीन समय में जो भी राजा थे उनके अधीन जमींदारों की क्या व्यवस्था थी, मुगल कालीन में कैसी व्यवस्था थी। तो ये बात जानना हमारे लिए अत्यंत रोचक रहेगा कि लगान संग्रह करने में जमींदार के मध्यस्थता की भूमिका किस प्रकार की थी। तो देखा जाए तो सरकार कर्मचारियों के अतिरिक्त किसानों और राज्य के बीच में विभिन्न वर्गों के मध्यस्थ भी होते थे। भूमि का लगान वसूल करने में इन मध्यस्थ ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, मध्यस्थ का मतलब होता है बीच के बंदे, ठीक है, यानी राजा को और किसान से जो कनेक्ट करते थे वो होते थे जमींदार, यानी ये मध्यस्थ के कार्य करते थे। राजा और जो था किसानों के बीच में जो बीच के बंदे थे वो जमींदार हुआ करते थे और दोनों को जो है वर्गों को जो है आपस में लिंकेज करते थे। कहते हैं भूमि का लगान वसूल करने में इन मध्यस्थों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो उस समय अदा की थी। ये अपनी सेवाओं के बदले में अपनी भूमि पर लगान में छूट अथवा भू राजस्व में से अपना हिस्सा मांगते भी थे, यानी लगान में छूट भी मांगते थे। कौन? जमींदार, ठीक है। और साथ में भू राजस्व भी अपना हिस्सा भी मांगा करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी छूट भी होता था उनको और राजस्व में उनका हिस्सा भी होता था। राजस्व का मतलब होता था टैक्स जो वसूला करते थे वो लोग किसानों से, तो उसमें भी जो होता था जमींदारों की हिस्सा होता था। और साथ में जो है राजाओं से वो लोग जो है लगान मुफ्त कर लेते थे अपने खेतों के लिए। दिल्ली की सल्तनत की स्थापना से पहले हमारे अनेक स्रोत से ये संकेत मिले हैं कि राजा, राजपूत, रंगकड़ और महास्तमांत इत्यादि शब्द उपयोग में उस समय थे। यानी उस समय ये सारे वर्ड उच्चारण किए जाते थे और पद पे भी लोग हुआ करते थे। ये सभी भूमि के वंशगत अधिकार प्राप्त करने वाले जो है उत्तराधिकारियों से संबंधित थे। वे अपने अपने क्षेत्रों के किसानों से भूमि का लगान एकत्र किया करते थे और इसका एक भाग राज्य को भेजा किया करते थे और एक भाग जीवन यापन के लिए अपने पास रख लेते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात कि जो है इसका एक भाग वो राज्य को भेजते थे और दूसरा भाग जो था अपने जीवन यापन के लिए अपने पास रख लिया करते थे। कौन? किसान लोग। तो कहते हैं इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने देखा भी है कि राज्य ब्राह्मणों और मंदिरों को एक जो है कर मुक्त भूमि प्रदान करता था। यानी तो जनरल सी बात है और आज भी ऐसा ही होता है कि राज्य जो होते हैं ब्राह्मणों और मंदिरों को जो है मुफ्त भूमि प्रदान करते हैं और इन प्रदाताओं के द्वारा जो ऐसे क्षेत्र भूमि का लगान एकत्र भी किए जाते हैं। इन प्रदाताओं के द्वारा ऐसे क्षेत्र की भूमि का लगान एकत्र किया जाता था। सल्तनत के शासनकाल में जमींदार मध्यस्थ लगान एकत्र करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और देखा जाए तो खुतस्य यानी छोटे जमींदार, खुतस्य यानी छोटे जमींदार जो कि कहते हैं जैसे मुकद्दम यानी ग्राम के मुखिया, मुकद्दर दम जो होता था ग्राम की मुखिया होता था और खुतस्य जो होता था छोटे जमींदार हुआ करता था। और मध्यस्थ के समूह जैसे राय, राणा, रावत इत्यादि को औसत साधारण किसानों से अधिक श्रेष्ठ होने के अधिकार भी प्राप्त थे। यानी देखा जाए तो ये किसानों से उच्च पद पे सम्मिलित थे। कहते हैं अलाउद्दीन खलजी ने इन समूहों को शक्ति और जो भागीदारी को भी कम करने के सदैव ही प्रयास किए थे, ठीक है। बाद में देखा जाए तो गयाउद्दीन और फिरोज शाह तुगलक जैसे दिल्ली के सुल्तानों ने इसे कुछ रियायतें भी दी थी। यानी देखा जाए तो उसमें रियायतें देने में दो जो है राजाओं का महत्वपूर्ण यहाँ पर नाम आता है, गयाउद्दीन और फिरोज शाह तुगलक के, जो काफ़ी जो है रियायतें दी थी इन टैक्सों में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये सब बातें। देखा जाए तो मुगल काल के दौरान राय और राणाओं और रहवातों में अन्य मध्यस्थ के जमींदार कहा जाता था। यानी जो है मुगल काल के दौरान
राय, रनाओ और रावतों को जो है मध्यस्थ के जमींदार कहते थे। और ये वो लोग थे जिन्हें भूमि पर पैदा होने वाले फसल पर जो है वंशागत जो है उत्तराधिकारी होता था। यानी आप समझ सकते हो इस बात को कि ये जिन्हें भूमि पैदा होने वाली फसल पर वंशागत यानी एक पूर्वज के बाद दूसरे व्यक्ति को मिलता था, यानी अपने ही खून को, तो ये जो है वंशागत चलता रहता था। जमींदार किसानों की फसल पर सीधे ही अपना जो है हिस्सेदारी का दावा किया करते थे। ठीक है, जो है जमींदार किसानों की फसल पर सीधा अपनी दावेदारी पेश किया करते थे और देश के विभिन्न भागों में इनकी भागीदारी 10% से 25% तक हुआ करती थी। और ये दावे राज्य की मांग के साथ गौण रूप से उसके साथ साथ ही चलते थे, यानी राज्य के साथ उसका मांग निश्चित थी। जमींदार राज्य और जो है जागीरदार को लगान एकत्र करने के काम में भी उसको सहायता किया करते थे। सल्तनत काल का जो है इकाता मुगल काल तक आते आते संशोधित रूप में जागीर का रूप ले चुका था और इसके धारकों यानी जागीरदारों को लगान से जुड़े कार्यों में जरिए भुगतान किया जाता था। और इस संबंध में हम जो है 12वें पाठ में सारे विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा भी था। अगर नहीं आपने वीडियो देखा है तो 12वां चैप्टर जरूर देख लीजिए, जिसमें सारी बातों पे हमने जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। कहते हैं मुकद्दम उत्तर भारत में और पटेल दक्कन भारत में ग्रामीण प्रमुख के रूप में कार्य किया करते थे और यह गांव में लगान एकत्र करने और वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हुआ करती थी। देखा जाए तो पटवारी जो उत्तर भारत में और जो कुलकर्णी दक्कन में जो गांव के लेखकारों के रूप में काम किया करता था और कहते हैं इसी प्रकार भुगतान किया उस समय भी जाता था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि वहाँ पर जो है पटवारी हो चाहे कुलकर्णी हो, सभी जो होते थे किसानों से जो है कर वसूलने के लिए जो है उत्तरदायी थे। देखा जाए तो यहाँ पर जो है भागीदारी के रूप में जो है जमींदारों का काफ़ी मुनाफा हुआ करता था, क्योंकि जमींदार जो होते थे सरकार की तरफ से यानी राजाओं की तरफ से कर तो वसूला ही करते थे, प्लस वो एक्स्ट्रा कर भी लिया करते थे। तो इन सारी परिस्थितियों में जो है किसानों की दशा बहुत दयनीय थी। यानी देखा जाए तो किसानों की दशा बहुत दयनीय है। जैसे आज के अगर देखोगे मॉडल टाइम में आज देखोगे तो आज जो है आम गरीबों का ज़िंदगी बेकार हो रखी है। किसान के तो है ही है, आम लोगों की ज़िंदगी भी बेकार हो रखी है। कारण बनता है महंगाई। तो यही सब बात उस समय के जो किसान हुआ करते थे, खेती अवश्य करते थे, कृषि करते थे, किंतु वो अपने बच्चों को भरपेट रोटी भी खिलाने के लिए सक्षम नहीं हुआ करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि जिसने महल खड़ा किया है उसके पास खुद ही झोपड़ी का घर है। यानी जिसने अन्न जो है पूरा राज्य के लिए पैदा कर रहे हैं, उनके अपने घर में जो है खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। तो ये अवस्था जो था उस मध्यकालीन में देखने को जो है साधारण रूप में मिलता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट आया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसानों पर बोझ। जैसे कि हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे, किसान जो है बेशक ही अन्न के जो है उत्पादन करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर रिप्रेजेंट जो है ये शब्द कर रहा है, किसानों पर बोझ। तो आखिर किसानों पर बोझ किस प्रकार की होती थी उस समय, जिसके कारण जो है वो अपने बच्चों तक भी जो है पालन पोषण करने में असमर्थ होते थे। देखा जाए तो मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसानों की थी, यानी सबसे अधिक किसानी उस समय निवास करते थे और किसान से संबंधित कार्य भी किया जाता था। परंतु सभी जो है सहजातीय समूह को नहीं थे। एक तरफ का प्रतिनिधित्व वो बहुत धनी किसान हुआ करता था, जिसे हम खुद और मुकद्दम कहा करते थे, जो दिल्ली सल्तनत के दौरान और खुदा खास मुगल काल के दौरान थे। यानी देखा जाए तो जो धनी किसान थे वो काफ़ी फेमस थे मुगल काल के दौरान, जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन हुआ करता था और वो किराए के मजदूर की सहायता से ज़मीन की खेती करवाया करते थे, जैसे कि आज के समय में भी होता है। दूसरी ओर प्रतिनिधित्व करने वाले थे छोटे किसान या गांव के निचले स्तर के लोग। कहते हैं भारत के विभिन्न भागों में जिन्हें बलहार, रेजा, यरिया, पल्लटी या कुनवी, पाही या कष्ट या ऊपरी इत्यादि कहा करते थे, काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। किसानों के अधिकांश लोगों के लिए एक सामान्य शब्द रैतल का उपयोग किया जाता था। आखिर रैतल क्या था? कहते हैं कुल मिलाकर किसानों को अपनी फसल का एक बहुत बड़ा
भाग भूमि के लगान के रूप में भुगतान करना पड़ता था, उसे हम रैयत कहते थे। यानी किसान को जो होता था अपनी फसल का एक बहुत बड़ा भूभाग भूमि के लगान के रूप में भुगतान करना पड़ता था। जैसे आप लोग कमाते हो पैसे, मेहनत कर कर के कमाते हो, लेकिन सरकार आपको कोई ना कोई रूप में आपसे पैसा वसूल लेता है, तो वो जो है आपको टैक्स लगाती है, हर तरह के चीज़ों पर जो है महंगाई कर देती है। तो उसके वजह से क्या होता है, आपको टैक्स देते हो जिससे सरकार वो आगे जो है अपना कार्य करती है। तो सरकार देखिए, सरकार को भी सोच समझ के जो है कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो जितनी भी सरकार खर्च करती है वो सारे जनता पर ही पड़ती है। तो इस सरकार को इस बात पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जो है लिमिटेशन में ही कार्य करें, क्योंकि अगर लिमिटेशन में कार्य नहीं करेंगे तो उनको पैसे की आवश्यकता होगी और वो तो कमाने जाते नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, टैक्स को जो है इंक्रीजिंग कर देंगे। तो टैक्स इंक्रीजिंग करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो जो है आम गरीबों के जो है जेब ढीला कर देगा। तो आपको देखने को मिलता ही है कि जैसे अभी प्रेजेंट समय में जो सरकार चल रही है, आप देख सकते हो कि महंगाई कितना अभी बढ़ता चला जा रहा है। रीज़न यही है कि सरकार बहुत एक्टिविटी करने की कोशिश कर रही है। कहते हैं इतना अधिक एक्टिविटी करने से क्या होता है कि आम जो जनता है उसको बहुत ही जो तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो इतना अधिक एक्टिविटी करना कहते हैं जग कल्याण के लिए भी सही नहीं है और लोगों के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इससे 2 वक्त की रोटी भी आज के समय में जो है मजदूर लोग अपने बच्चों को खिलाने में असमर्थ है। तो यही बात यहाँ पर भी दर्शा रहा है कि किस जो हुआ करते थे, यानी कुल मिलाकर भूमि के लगान अधिक मात्रा में जो है असूल लिया करते थे, जो कि उस समय सल्तनत में होते थे। यानी जो सुल्तान होता था वो सुलह करता था। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी जो संख्या में जमींदार मध्यस्थवर्ती फसल के उत्पादन में से अपना हिस्सा समायोजित पहले ही कर लेते थे। अब देखिए कि सरकार तो कहते हैं उस समय जो है जो सुल्तान हुआ करता उनको तो टैक्स देना ही पड़ता था, साथ में जमींदार को भी टैक्स देना पड़ता था, वो भी समायोजित कर लेते थे, पहले ही अपना हिस्सा निर्धारित कर लेते थे। तो ये सब किस पे पड़ता था, आम किसानों पर। कहते हैं जितना भी कार्य सरकार करती है उससे आम जनता की तकलीफ और बढ़ती चली जाती है। सरकार को सिर्फ इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम कितना जो है अपने देश से जो है बने हुए सामानों को दूसरे देश में भेज रहे हैं, न कि अब दूसरे देशों सामान ला के अपने देश में जो है फिजूली कार्य कर रहे हैं और देश को जो है गरीब बनाते चले जा रहे हैं। तो ये बात बहुत ही सोचने वाली है दोस्तों, तभी जाके ये महंगाई जो है आपको बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और शायद ये बात सरकार नहीं समझ पा रही है कि इससे आम जनता जो है काफ़ी तकलीफ में थी। और यही बात पुराने समय में भी होता था कि बेचारे किसान जो होते थे हर संभव मेहनत करके जो है फसल उगाया करते थे, तो आधे पैसे जो होता था टैक्स के रूप में वो भर देते थे और आधे पैसे जो होता था उनको जमींदार ले लिया करते थे। जैसे आज के समय में अगर आप 500 रुपया कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि 100 रुपया जो है सरकार को जा रहा है। अब सोचिएगा कि सरकार को भाई कैसे जा रहा है। तो भाई आपको इतना समझ होना चाहिए कि आप जितने भी सामान खरीदते हो ना, खाने पीने की वस्तु, सब पे सरकार का टैक्स चढ़ा हुआ होता है। कीमत उतना अधिक नहीं होता है। सरकार जो है आए दिन टैक्स के रेट जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से जो है कंपनियां हर चीज़ों पर जो है पैसे बढ़ा रही है, और या तो पैसे बढ़ा देती है या जो है आपको जितने सामान मिलते हैं उसे कम कर देती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हर समय के लिए कि सरकार को सोच विचार के आगे कदम उठाना चाहिए। एकाएक कोई कार्य करती है तो इससे जनता जो है काफ़ी परेशान हो जाती है। और परेशानी की बात तो और भी पड़ती थी उस समय, जब इसके अतिरिक्त मध्यकालीन भारतीय किसानों को बाढ़, अकाल, महामारी जो है प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता था। यानी कहते हैं ज़मीन पे तो उनको बुरी हालत होती ही थी, प्लस जो है ऊपर से भी आफत आती थी, जैसे बाढ़ के रूप में, अकाल के रूप में, महामारी के रूप में, जिसके वजह से जो है किसान का जो है जीवन तहस से नहस हो जाया करता था। कहते हैं एक आम किसान को करों के दबाव, लिए गए ऋणों को जो है लेन देन बार बार पड़ने वाला काल और महामारी के कारण बची खुची जो है बहुत कम आमदनी में जीवन यापन करना पड़ता था। कहते हैं कुछ होता भी था, उनके पास इकट्ठा होता भी था तो महामारी होती थी, बीमारियां जो होती थी और हैजा उनको वो लूट के ले जाती थी। तो कहते हैं किसानों की कठिनाई और जो है गुस्सा कई बार विरोध और विद्रोह बनकर फूटा भी था।
सल्तनत काल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में लगान बनाए जाने के प्रयासों की वजह से किसान वर्ग में बहुत गंभीर विद्रोह पैदा हो गया था। सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जाटों, सिखों, मराठों और सतनामियों में बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह पैदा हो गया था और इस बगावत की घटना के पीछे कृषकों की असंतुष्ट भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो कहते हैं जब जब जो है सरकार गलत कदम उठाएगी तब तब जो है आम जनता सरकार के लिए जो विद्रोह पैदा करेगी। तो सरकार को इस बात को जो है गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार कार्य करें कि जो है आम गरीबों को तक जो है 2 वक्त की रोटी पहुंच जाए, चाहे आज का समय हो चाहे मध्यकालीन के समय हो। हर समय इन बातों पर जो है राजाओं को ध्यान या सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।